हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर। एक्चुअली इनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनकी वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशंस हैं और पावर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसके बारे में। उसके बाद हम सीरीज सर्किट को डिस्कस करेंगे। सीरीज में आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट एंड आरएल सी सीरीज सर्किट, और इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्टर के केस में। ये हमारे पास रजिस्टर है, ये हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई ऑफ टी, और यहाँ से आप देखोगे तो आई ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही। वी ऑफ टी की आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये वी की जगह पे यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी है। सो आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में जो करंट है वो निकल के आ जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, एंड दिस वी एम बाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, करंट के इक्वल। आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो वी एम बाई आर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी एच टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके पास वोल्टेज और करंट जो है दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हुआ, जीरो का। मतलब अगर मान लो आपका फेजर बनेगा वोल्टेज का, तो वोल्टेज और करंट दोनों का जो फेजर है वो सेम रहेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना है, जीरो है। एक ही लाइन पे दोनों ड्रॉ हो जाएंगे। अब पावर निकालेंगे हम, तो पावर के केस में क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, V इंटू आई, और V की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, वी एम साइन ओमेगा टी एंड देन आई एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम आई एम साथ में हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरीके से पावर निकल के आ जाएगी, दैट पी टी दिस इज रिप्रेजेंटेड एज इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये आपका बेसिक था थोड़ा सा। रजिस्टर के बारे में हम देख लेते हैं, इंडक्टर क्या है। इंडक्टर के केस में जब आप देखोगे तो ये देखो, इंडक्टर है ये आपके पास, और एक ही आपके पास में वोल्टेज सोर्स है वी ऑफ टी। यहाँ पे हमने करंट को ज्यूम किया है आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो हमारे लिए इजी होगा एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन। सो वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला मैं आपको बेसिक्स में भी बता चुकी हूँ कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे आई जो है हमारे पास वो एक एसी फंक्शन है, तो टी के साथ में वेरी कर रहा है। आई एम साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई एम एज इट इज आ जाएगा। साइन का क्या बन जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, एल जो है वो एज इट इज हो जाएगा। तो ये आपके पास एल ओमेगा आई एम कोस ओमेगा टी बचा। ओमेगा एल इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एक्सएल, ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। और जब आप रिएक्टेंस एक्सएल इंटू आई एम इन दोनों को देखोगे आप, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे वोल्टेज को, दैट इज इक्वल्स टू वी एम। तो वी ऑफ टी किसके इक्वल आ गया, वी एम साइन, कोस की जगह पे हम लिख सकते हैं ना साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये 90 डिग्री प्लस करके साइन की टर्म में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो साइन के फॉर्म में है, और वोल्टेज हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। याद रखने का क्या तरीका है इसको, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इंडक्टर्स की कोयल है, तो आप एक जस्ट इमेजिनेशन के लिए आप ये सोचो कि जो करंट है वो इस कॉइल में इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे जाएगा, मतलब वो लैग करेगा, ये सोच लो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बस याद रखने के लिए है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो वो लैग करेगा। अगर करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज लीड करेगी, और कैपेसिटर का इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक को याद रख लो, ये अच्छा लॉजिक है। अब इसके बाद में जब हम पावर फाइंड करेंगे तो आपके पास वोल्टेज भी है, करंट भी है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी 90, और आई एम की वैल्यू एज इट इज, इसको आप कोस में ही डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से आपके पास क्या क्लियर हुआ। आपने देखा होगा कि वोल्टेज और करंट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज और करंट की है उसके कंपैरेटिवली पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है। ये कैपेसिटर के केस में और देख लेते हैं एक बार। इसमें दो ही पॉइंट है मेन, एक तो फ्रीक्वेंसी वाला लिंक है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, और दूसरा क्या चीज लीड कर रही है और क्या चीज लैग कर रही है, ये बताना चाह रही थी। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर की बात अगर हम करें तो ये आपके पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें हम करंट को फाइंड करेंगे, आई ऑफ टी कितना हो जाएगा, सी इंटू डीवी बाई डी टी। देखोगे हमने इसमें भी डिफरेंशिएशन को लिया है, क्योंकि इजी हो जाएगा ना इसको डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पुट करो आप, वी एम साइन ओमेगा टी, जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, और वीएम एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। आप इसको क्या लिख सकते हो, वीएम एज इट इज, और ये ओमेगा सी को 1 बाई ओमेगा सी, ताकि ओमेगा सी बाद में ऊपर जाए तो ये सेम बन जाएगा। तो हम 1 बाई ओमेगा सी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें। 1 बाई ओमेगा सी किसके इक्वल होता है, एक्सी के इक्वल। और अगर आप देखोगे तो वी बाई एक्सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को।
IM, तो यहाँ पे IM कोस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो इस केस में क्या है, कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है। मैंने लास्ट केस में आपको क्या बताया था, इंडक्टर का। इंडक्टर के केस में करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाएगा, करंट लीड करेगा। और वोल्टेज का फिर आप उसके हिसाब से बता ही सकते हो, अगर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है इंडक्टर के केस में। और कैपेसिटर के केस में अगर करंट लीड कर रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। किसी भी लैंग्वेज में हो आपको क्लियर रहनी चाहिए ये चीज। अब पावर फाइंड करते हैं, पी ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू वीटी इंटू आई टी। वैल्यू पुट करो इन दोनों की यहाँ पे, तो आपके पास क्या सेम यही आ जाएगा। और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो वही सेम वीएम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी वही डबल होगी पावर के केस में। तो आप देख सकते हो नोट पॉइंट यहाँ पे, फॉर एनी पैसिव एलिमेंट रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स आर इक्वल एंड पावर वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी इज डबल दैट ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वोल्टेज या करंट के केस में अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी पावर की पूछी तो कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सीरीज सर्किट के बारे में आरएल सीरीज सर्किट के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम। और इसके बाद में कुछ पावर फैक्टर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास एक रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, दोनों को सीरीज में हमने ज्वाइन कर रखा है। वी हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स करंट आई फ्लो कर रहा है, वी आर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है एंड वी एल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है। अब देख सकते हो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल से सिंपल सी बात है, जो वोल्ट आपका जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू जो भी दोनों का जो ड्रॉप हो रखा है वोल्टेज का उनके सम के इक्वल। तो वी आर मैंने बताया रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज जो है फेज कितना हो जाएगा, 0। और करंट के केस में वोल्टेज कितना क्या करती है, 90 डिग्री से लीड करती है करंट से, ठीक है। उसमें करंट लैग करता है, तो हम वोल्टेज को लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल जो बनेगा, क्योंकि वोल्टेज या करंट का आप देख सकते हो 90 का उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आप आई से वी को क्या लिख सकते हो, आई जेड। जेड आपका यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस। वी आर को क्या लिख सकते हो, आई आर। और वी एल को क्या लिख सकते हैं, जे आई एक्स एल, ठीक है। एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो जेड यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, आई अगर कैंसिल हो रहा है इसका आई से आई कैंसिल कर दो तो जेड की जो इक्वेशन आएगी दैट इज आर प्लस जे एक्सएल। अगर आप फेजर की फॉर्म में इसको लिखना चाहोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सीरीज में है तो करंट को यहाँ पे कांस्टेंट माना है, ये आपका ये एरो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी, दैट रिप्रेजेंट वी आर वोल्टेज ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है तो ये इसी लाइन पे रहेगा। उसके बाद में जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है, जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है इस केस में, तो वोल्टेज ये जो है ग्राफ फेजर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप इसमें टोटल वोल्टेज निकालोगे तो V आ जाएगा आपके पास टोटल, ये आपके पास एंगल है थीटा। तो यहां से जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे V की, तो V इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको दिख रहा है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर, जो आपका वेक्टर एडिशन है उसको लगा के आप मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। ये जस्ट फॉर्मूला है। उसके बाद आप इसी जो ग्राफ है इसको क्या भी कर सकते हो, वी को क्या लिख सकते हैं हम, आई जेड आई एक्सएल और आई आर। आई तो कॉमन हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, जेड एक्सएल और आर। मतलब आप इसको रेजिस्टेंस की टर्म में भी इस ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हो एज इट इज। रेजिस्टेंस का ग्राफ भी इस तरीके से आएगा, एक्सएल ऐसे आएगा ऊपर, ये जेड है टोटल और ये आर हो जाएगा। तो यहां से जब आप टोटल जेड निकालोगे, मतलब आप जब इम्पीडेंस निकालोगे तो इम्पीडेंस जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा उसका। थीटा फाइंड करोगे तो वही tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। मतलब आपको ये वैल्यूज जो है वो किसी भी ट्राइंगल से आप फाइंड कर सकते हो, चाहे वो वोल्टेज वाले ट्राइंगल हो या रेजिस्टेंस ट्राइंगल हो या फिर पावर ट्राइंगल भी हो। मतलब आप जैसे सेम केस था ये जेड वाला, ये यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस तो था ही, इन सबको हम अगर आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, आई स्क्वायर यहाँ पे, आई स्क्वायर यहाँ पे और आई स्क्वायर ही यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका एस, मैं बताती हूँ अभी एक एक टर्म क्या है। ये बन जाएगा आपका पी और ये बन जाएगा क्यू एल, ठीक है। ये क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एल का स्क्वायर एंड अंडर रूट हो जाएगा इसका, अगर आप एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। और थीटा फाइंड करोगे तो tan इनवर्स क्यू एल डिवाइडेड बाई पी। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। पी देखो, पी क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड है तो वो क्या पावर होगी आपकी,
एक तरीके से वो आपकी हीट मिलेगी, जो हीट पावर होती है ना वो। पी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, रियल पावर और एवरेज पावर, इफेक्टिव पावर। मतलब इस तरीके से किसी भी नाम में ये दी हुई मिल सकती है आपको क्वेश्चन में। आपको पता, इससे टर्म से आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं। इसकी यूनिट क्या है, वॉट्स। अब हम क्यूएल की बात करते हैं। क्यूएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट क्या है, VAR, दैट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एस है आपकी एपरेंट पावर। मतलब जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया मिलेगा तो आपको एपरेंट पावर बोला जाएगा। इसकी जो यूनिट है वो VA है। तो इस तरीके से इन तीनों टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हो, और क्वेश्चन में जैसे जो भी गिवन हो आपको उससे पता चल जाएगा कि रिएक्टिव पावर की बात करें। पी को हम हीट लॉस की टर्म में भी याद रखते हैं, क्योंकि आर जो है यहाँ पे एक तरीके से हीट का लॉस ही करेगा। लेकिन अगर मान लो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं, तो वो अलग टर्म, अलग फॉर्म में हो जाएगा। उसको हम इंडक्टिव वाली जो केस है उसमें हम एक तरीके से बोलते हैं जैसे कि वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं, और पावर जो एक्टिव पावर वो हमेशा ही हीट एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरीके से इन तीनों के बारे में। बाकी हम एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, एक्स्ट्रा टर्म्स है कुछ। देखो, इक्वेशंस कॉरस्पॉन्ड्स टू इंस्टेंटेनियस पावर। कई बार हो जाता है कि आपको डायरेक्ट पावर फाइंड करनी है, डायरेक्ट पावर, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें पता है पी ऑफ टी किसके इक्वल है, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। जैसे कि हमें इनकी जो वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, इस तरीके से जब आप पी एवरेज फाइंड करोगे इसका, तो पी एवरेज आपके पास आ जाएगी। आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो यहाँ से। आपको कोई भी इंटीग्रेशन, सॉरी, ये पूरे प्रोसेस का पता नहीं होना चाहिए। सिंपल आपको ये पता हो पी एवरेज क्या है, VRMS, IRMS एंड cos ऑफ थीटा। सिंपल आपको इतना तो पता ही है। हम पी आई लिखते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइनसोइडल सिग्नल की बात कर रहे हैं। उसके केस में जब हम बात करें तो हमारे पास पी एवरेज, अगर आप एवरेज की बात कर रहे हो, दैट इज VRMS, IRMS एंड cos ऑफ थीटा। जो पावर हम फाइंड करते हैं वो इसी फॉर्मेट में फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, वो देख लो एक बार। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको ये यूज आएंगे ज्यादा से ज्यादा। जो अभी तक का डिस्कशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, जो अभी मैंने ट्राइंगल में पढ़ा, दैट इज इक्वल्स टू VI cos थीटा। अगर आपको QL फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर XL, आर की जगह XL, ये सिंपल है याद रखना, विच इज इक्वल्स टू VI sin थीटा। और अगर मैं S की बात करूं, क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ना एग्जाम क्वेश्चन में आपको S दे रखा हो, तो यहाँ से आप किस तरीके से क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो लिंक होगा आपका वो न्यूमेरिकल से आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। आई स्क्वायर जेड के इक्वल होगा, ये आप देख चुके हो ट्राइंगल फॉर्म में, एंड विच इज इक्वल्स टू VI कॉन्जुकेट। ये याद रखना आपका, ये क्या है, कॉन्जुकेट की फॉर्म में है। प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब सोल्व करने के लिए ये काफी आपके यूज में आएगा, ये आप इसको याद रखना। और एवरेज पावर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक पावर फैक्टर की। थोड़ा सा ये मे भी हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा फास्ट हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको ज्यादा यूज में आएंगी। ये फॉर्मूले दो तीन, पावर फैक्टर क्या है और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी, वो सबसे ज्यादा यूज में आएंगी। न्यूमेरिकल्स आपके सारे हो जाएंगे इससे, जो भी मैं थ्योरी इसमें कवर करा रही हूँ। नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा कई बार कि पावर फैक्टर दिया हुआ है, उस पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, फिर ये फाइंड करो वो फाइंड करो, तो आपको उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का मतलब है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोस थीटा। ये पूरी टर्म जो है वो आपकी पावर फैक्टर को डिनोट कर रही है, विच इज इक्वल्स टू VR बाई V। और ये सारा ये आप इजिली समझ सकते हो कैसे, जो मैंने ट्राइंगल बताई है आपकी, उसमें मैंने बता दिया था ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये थीटा है। तो आप cos ऑफ थीटा यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो। ये आपका VR हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है cos थीटा का, वहां से ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है। बस आप एक बार ये समझ लो कि cos ऑफ थीटा होता क्या है। अगर मान लो मैं पावर फैक्टर को जैसे ही डिफाइन करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या बोलते हैं इसके अंदर, जब भी हम इसको बताते हैं तो हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज फेजर को। ये पॉइंट एक तो आपको याद रखना है। जब भी हमें पावर फैक्टर के नेचर को डिफाइन करना है किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम वोल्टेज का जो फेजर है उसको कांस्टेंट लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ही हम हमेशा उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। अब ये क्यों लेते हैं हम, क्योंकि क्या है ना, सोर्स वोल्टेज भी कांस्टेंट होती है, और ज्यादातर जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं उसके अंदर लोड्स जो कनेक्टेड होते हैं ना, वो लोड्स जो वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उसमें वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहेगी, जो लोड वोल्टेज है, इसलिए हम वोल्टेज फेजर को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो पावर फैक्टर है, दैट डिफाइंस
कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टिव लोड इन द टोटल लोड ऑफ द सिस्टम। मतलब पावर फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो वो क्या डिफाइन कर रहा है एक तरीके से कि जो आपका रेजिस्टिव लोड है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल लोड ऑफ द सिस्टम, ये भी वो एक्सप्लेन करता है। एंड द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑलवेज हाई पावर फैक्टर इज डिजायरेबल। हाई पावर फैक्टर डिजायरेबल क्यों है, मतलब हाई पावर फैक्टर को हम क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो अगर आपके पास में जो हाई पावर फैक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये सिंपल सी बात है, क्या हुआ, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू ज्यादा है, सीधी सी बात है, पावर फैक्टर की बात अगर मैं ज्यादा कर रही हूं तो। अब साथ में देखो हमें पता है जो पावर है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू वी आई कोस ऑफ थीटा। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर हमने जो भी पावर के बारे में डिस्कस किया वो यही किया था। अगर हमारे पास कोस थीटा हाई है, पावर तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, वी वोल्टेज मैंने अभी बात करी कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज भी कांस्टेंट है, पावर को आपको कांस्टेंट रखना है, लेकिन कोस थीटा आपका ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब करंट की वैल्यू कम होगी, इसको कंपनसेट करने के लिए, पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट की वैल्यू कम होगी। अगर मान लो करंट की वैल्यू कम है, जैसे ये आपके पास एक जनरेटर है, ये आपके पास लोड है, इसके बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, अगर करंट की वैल्यू कम है तो जो ट्रांसमिशन के अंदर जो लॉसेज होंगे वो कम होंगे, क्योंकि लॉसेज क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर, अगर करंट कम है तो ये लॉसेज भी कम होंगे इसके अंदर। और एक तरीके से अगर आप बात करोगे इसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है, जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई इंटू वी इज इक्वल्स टू आई इंटू इम्पीडेंस होगा। तो अगर आपके पास करंट की वैल्यू कम है तो वोल्टेज का ड्रॉप भी कम होगा इसमें। तो आप देखोगे कि हमारे पास हायर डिजायरेबल जो पावर फैक्टर है वो ज्यादा मतलब यूजफुल है, अगर पावर फैक्टर जो हाईएस्ट है उसकी वैल्यू, तो क्योंकि उससे करंट कम होगा, वैल्यू करंट कम होने से हमारे लॉसेस कम होंगे और वोल्टेज का ड्रॉप कम होगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसलिए ज्यादातर अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास जो हम सिस्टम यूज करेंगे उसमें इसकी बजाय आरएल की बजाय हम किसको प्रेफर करते हैं, जिसमें कैपेसिटर भी हो। आरएल सी की अगर मैं बात करूं तो क्यों करते हैं उसको हम, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे आरएलसी सीरीज में आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो उसमें जो कोस थीटा की वैल्यू निकलती है ना, वो आती है आपकी आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जब जब एल और सी दोनों होते हैं ना, तो उसके केस में जो इनका टोटल बनेगा, रिएक्टेंस बनेगा, वो इस तरीके से माइनस होकर स्क्वायर होता है। तो अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू लगा देते हो उसके अंदर, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम है, कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और कोस थीटा की वैल्यू और हाई हो जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, कैपेसिटर भी उसमें मतलब अगर आपको पावर फैक्टर हाई चाहिए है तो उसमें हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, ताकि लाइन करंट जो है वो कम से कम हो, ट्रांसमिशन लॉसेज कम से कम हो और वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें ही थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा लगना था, बाकी आरसी और ये सब सेम ही रहेगा जो अभी मैंने बताया ना आपको। इसी तरीके से ट्रायंगल बनेंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आरसी सीरीज सर्किट है, ये आपके पास वी आर, ये वीसी है, टोटल वी है, और यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, वही सेम केवीएल लगाओ। वी आर के अक्रॉस 0 डिग्री हो जाएगा, वीसी के अक्रॉस कितना आ जाएगा, -90, क्योंकि इसमें करंट लीड कर रहा है। याद रखने का वही सेम आपको किसका याद रखना है, इंडक्टर का याद करना है। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, आई लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा, अगर उसमें वोल्टेज लीड कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -90 आ जाएगा। और इनकी जब आप वैल्यू पुट करोगे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की टर्म में आपका क्या बना, आर माइनस जे एक्स सी। अब देखो ध्यान से, जो आपका ट्राइंगल बन रही है ना, वोल्टेज ट्राइंगल, उसमें देखो हमने करंट को रेफरेंस लिया क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। वी आर सेम ऐसे आ जाएगा क्योंकि दोनों फेज में है। वीसी 90 डिग्री है ना, तो ये इसलिए ये जो इसका ड्रॉ हो रहा है एरो वो डाउनवर्ड है, और यहाँ से आप टोटल फाइंड करोगे, ये सेम वही मेथड आ जाएगा, बस क्या फर्क होगा, थीटा फाइंड करोगे तो टेन इनवर्स ये वैल्यू माइनस वीसी डिवाइडेड बाई वी आर आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लैगिंग को दिखा रहा है, वही बाकी सेम रहेगा वी। और उसी तरीके से आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, ये आपकी इंपीडेंस ट्राइंगल हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड। वही सिंपल आपने वी को यहाँ पे लिख दिया आई आर, वही कन्वर्ट करा लेना उनको, तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी थीटा में टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, पावर ट्राइंगल करोगे तो वही आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम स्टेप है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस लैगिंग का था वो आपको पता होना चाहिए। अब आप पावर फैक्टर भी इजीली फाइंड कर सकते हो, कोस ऑफ थीटा वही वी आर, पावर फैक्टर एक्चुअली आपका सेम ही रहेगा, वी आर बाई वी, आर बाई जेड, पी बाई एस, इसी तरीके से वैल्यू निकल के आएगी, तो ये आपका पावर फैक्टर जो है सेम रहेगा। हाँ, इसका पावर फैक्टर जो है वो क्या हो गया, लीड कर रहा है। पावर फैक्टर हमने लीडिंग क्यों बोला है, क्योंकि हम हमेशा किसके रेफरेंस में बात करते हैं, वोल्टेज के रेफरेंस में बात करते हैं। तो वोल्टेज के रेफरेंस में अगर आप इसके केस में बात करोगे तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव जो लैगिंग की बात कर रहे हैं ना, वो क्या लैग कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज लैग कर रही है,
ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में बात करता है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट के बारे में बताता है। तो करंट जो है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर आरसी सीरीज सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या कर रहा है, लीडिंग है इसमें। ये याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे तो ऊपर लैगिंग था, लीडिंग था, ये इस तरीके वाली चीजें 2-4 बार बोलोगे ना इस तरीके से तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, फाइंड सर्किट एलिमेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके पास 2 इक्वेशन है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी आते हैं। आपके पास ये गिवन है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ इसमें सिंपल बता रखा है आपको। साइन जो है वो +45 से जो है वोल्टेज वो लीड कर रहा है और इसमें करंट जो है वो लैग कर रहा है। आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, सिंपल ड्रॉ करो इसको और वोल्टेज को 45 डिग्री से लीड करा दो। सेम उसी रेफरेंस जो आपने रेफरेंस किया, करंट जो है 45 डिग्री से आपका लैग कर रहा है। अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखोगे तो 90 डिग्री है। तो ये सिंपल सी बात है, आपके पास में क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, या उल्टा बोलूं तो मैं करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। और करंट किसके केस में लैग करता है, इंडक्टर के केस में। तो सिंपल हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप क्या है, एक्सएल को फाइंड कर सकते हो इजिली, वी बाई आई मतलब वीआरएमएस डिवाइडेड बाई आईआरएमएस। यहाँ से आप वीआरएमएस की वैल्यू करो, क्या आ जाएगा, वीएम/√2 आई/√2। ये आपके पास सिंपल वैल्यू गिवन है वीएम की और आईएम की, आपको आरएमएस फाइंड करना है इसके लिए, तो आप डिवाइड कर दो सिंपल। और आपके पास में एक्सएल की वैल्यू अगर 3 आ गई तो एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। तो यहाँ से आप एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये ओमेगा की वैल्यू आपको कहाँ से पता चली है कि 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी आता है ना जो भी हो, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा को 1 पुट किया और एल की वैल्यू आपके पास सिंपल निकल के आ गई। सो ये इतने सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक और देख लेते हैं, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऑफ द नेटवर्क शोन। अब देखो आपको यहाँ पे VL फाइंड करना है, तो ये तो मुझे लग रहा है इजीली हो ही जाएगा। आपके पास VM आपको दे रखा है, V की वैल्यू क्या होती है, √VR² + VL²। अभी हमने किया था, तो जब हमारे पास V की वैल्यू पता है, VR की वैल्यू पता है, तो आप VL की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हम VRMS फाइंड कर लेते हैं, दैट इज VM/√2, दैट इज 20/√2। VR हमें गिवन है 2, आप वैल्यू पुट करो यहाँ से और आपके पास VL निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक ये भी ट्राई कर लेना, फाइंड रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। ये सिंपल आपको दे रखा था 2 ओम, J5 ओम, ये 4 ओम है, J3L इस तरीके से दे रखा है आपको, तो आप इसको कंसिडर कर लो। एक इस तरीके का ZL बोल दिया क्योंकि इसको मैंने लोड मान लिया, ये ZS है, सोर्स का मान लिया तो सोर्स इंपीडेंस हो गया, ये लोड इंपीडेंस है। टोटल आप अगर इंपीडेंस की बात करोगे तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। आपका ये नॉर्मल पार्ट है, सिंपल ऐड हो जाएगा, J वाला पार्ट है वो अलग सेपरेट, इमेजिनरी अलग, रियल अलग। तो आप यहाँ से टोटल फाइंड कर सकते हो। JT की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप, 6 + J8, ये 8 है, कहीं आप 80 समझ लो इसको। अब आप एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड की आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, सिंपल ये आपके पास 10 ओम आ जाएगा। इसने यही पूछा था कि आपकी जो रिएक्टिव जेटे निकल के आ जाएगा, रिएक्टिव पावर पूछा है इसने, आई निकालो, I = V आपको गिवन है, V डिवाइडेड बाई जेटी, आपको टोटल फाइंड कर लिया आपने, करंट की वैल्यू आ जाएगी, एंड रिएक्टिव क्या बताया है, रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी मैंने बहुत लाइटली ले लिया इसको। रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड क्या हो जाएगा, QL की बात कर रहे हैं और वो भी किसके केस में, लोड के केस में। तो सिंपल पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा I² और जो भी आपका XL है लोड का वो। अब I² आपके पास करंट की वैल्यू आ चुकी है 10 का स्क्वायर, XL आपके पास कितना है 3, और सिंपल निकालो। ये आपको ध्यान रखना है कि XL आपके पास कितना है 3, ये ध्यान रखो। ये यहाँ पे एक तो इसने बोला रिएक्टिव और वो भी किसका बोला, लोड की पावर, तो आपको टोटल की फाइंड नहीं करनी है यहाँ पे, रिएक्टिव और उसके बाद वो भी लोड में। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे इमेजिनरी की बात कर ली, 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। अगर ये टोटल की पूछता ना तो आप फाइंड कर सकते हो, आप सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करना पावर के केस में, जैसे I² और इंटू 8 करना आप एज कम्पेयर टू 3। लेकिन इसने लोड की बात करी और सोर्स की बात करता तो I² इंटू 5 आ जाता, और यहाँ पे इसने स्पेशली मेंशन किया लोड की, तो इसलिए हमने क्या किया है I² इंटू ये वाली 3 की वैल्यू। ये इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं प्लीज इनको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद आप सोल्व करना। सो एक ये हमारा RL के बारे में थे क्वेश्चंस। एक बार हम RLC सीरीज देख लेते। अब हम RLC सीरीज सर्किट को और देख लेते हैं। अभी हमने RL RC सब पढ़ा है, तो ये फटाफट 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा, नहीं तो ये भी काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा इसके अंदर अगर सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे तो। अब देखो RLC तीनों सीरीज में है, वही सेम सारे स्टेप सेम आ जाएंगे आपके। वही आपको रेजिस्टेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल फाइंड करनी है, वही सेम फेजर बनेगा और उसके हिसाब से ही एक हम इस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो वही पहले आप KVL लगाओ, VR VL VC ये सब फाइंड करो। आपको पता है ये लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन करते हैं। पहले हम एक बार फेजर को देख लेते हैं ध्यान से। आई को हमने रेफरेंस लिया,
ये आपका VR हो जाएगा, एंगल कितना है 0। अब आपको पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज तो लीड करता है, करंट लैग करता है ना, तो हम वोल्टेज की बात करें यहाँ पे, वोल्टेज लीड करेगा। तो कैपेसिटर के केस में क्या करेगा, लैग करेगा। इसमें 90 से, इसमें भी 90 से, तो ये ऊपर हो जाएगा ना, एज इट इज नीचे हो जाएगा। ठीक है, VL और VC। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते टाइम मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि VL जो है वो VC से ज्यादा है। आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे। तो अगर VL VC से ज्यादा है तो मैं इन दोनों को जब माइनस करूंगी तो कुछ टर्म यहाँ निकल के आ जाएगी, दैट इज VL माइनस VC। और यहाँ पे फिर हमने टोटल VR और ये VL माइनस VC को कंसिडर करके टोटल V फाइंड कर लिया। ये आपके पास एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम जब KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VR, ये आपके पास V जो टोटल बनेगा दैट इज VR, एंगल कितना हो गया 0, प्लस VL एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस का, और प्लस अगर हम VC की बात करें तो एंगल कितना आ जाएगा -90। हम अभी हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब ये देखो वही सेम सारे सेम स्टेप है, बस ये आप आई और इसकी फॉर्म में इसको लिखो, आई यहाँ से हट जाएगा। जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, XL माइनस XC। याद है मैंने आपको पावर फैक्टर के केस में बताया था, ये इस तरीके से आता है, XL माइनस XC यहाँ से आता है। अब जब आप यहाँ पे ट्राइंगल की बात करोगे तो वही VL माइनस VC, VR V टोटल कितना हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा, थीटा निकालोगे, टेन इनवर्स, वही सेम यहाँ पे, वहां पे V की जगह पे ये क्या कन्वर्ट हो गया, VL माइनस VC। जहां पे भी ये है वहां किससे कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस ट्राइंगल में, सॉरी इंपीडेंस ट्राइंगल में, XL माइनस XC से कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगा। इंपीडेंस ट्राइंगल देख लो, साफ दिख रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर, और आप थीटा के केस में निकालोगे तो टेन इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। वही सेम पावर ट्राइंगल है, S ये P का स्क्वायर हो जाएगा, QL माइनस QC और टेन इनवर्स है, सारे सेम स्टेप है बिल्कुल। पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पावर फैक्टर के केस में क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा, फॉर्मूला वही है आपके पास। अब यहाँ पे इसने बता रखा अगर VL ग्रेटर देन VC है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, अगर VL लेस देन VC है तो लीडिंग हो जाएगा। क्यों, ये वाला पॉइंट क्यों है, और अगर इक्वल हो तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। अभी जैसे अगर आप याद रखो तो लास्ट हमने RC पढ़ा था, RC वाले में पावर फैक्टर क्या करा था, लीड करा था। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा है, अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा, तो इसका मतलब वहां पे किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो कैपेसिटर के केस में क्या कर रहा था, पावर फैक्टर लीड कर रहा था, इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, और उसके साथ ही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन सब खत्म। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर द नेटवर्क शोन RLC। ये आपके पास 15 वोल्ट सोर्स लगा रखा है, और इसने R और L के अक्रॉस में दे रखा है 20 का, और L और C के अक्रॉस में दे रखा है 9 का। इस तरीके से क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि VL ग्रेटर देन VC। तो V यहाँ पे क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब हमारे पास VL माइनस VC की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 9। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना है 9, और VR का हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास टोटल एक सेकेंड, ये आपके पास 9 है और ये 15 आपको गिवन है। तो आप यहाँ से VR की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, VR आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 12, ये आपके पास गिवन है इससे। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो, जो मैंने अभी अज्यूम किया ना VL माइनस VC, तो हमने VL ग्रेटर देन VC लिया है, इसलिए उस वैल्यू को हमने पॉजिटिव लिया। अदरवाइज VL माइनस VC जो है वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 9 दोनों पे डिपेंड करता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने सेकंड केस भी लिया हुआ है जब VL इज लेस देन VC। अब यहाँ पे देखो, पहले आप जब अगर हम रेजिस्टेंस की और इंडक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों का भी तो दिया है ना टोटल 20 इन दोनों का। अगर हम RL सर्किट की बात करते हैं तो RL सर्किट में टोटल दे रखा है वो किसके इक्वल हो जाए, अंडर रूट ऑफ VR और VL के। VR अभी हमने फाइंड किया 12 है, VL हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे दैट इज 16। अब VL माइनस VC की अगर हम बात करें तो टोटल उसने दे रखा है 9, VL हमारे पास 16 आ गया, तो VC कितना आ गया 7। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। दूसरा केस क्या होगा, अगर VL लेस देन VC है तो इस केस में VL माइनस VC विच इज इक्वल टू -9, वो -9 के इक्वल होगा। VR आपका आप फाइंड कर चुके हो 12, और VL जो है वो आपके पास में एक सेकंड, हाँ VL आपके पास 16 आ ही चुका है, सिर्फ चेंज क्या होगा VC की वैल्यू। तो इस केस में जब 7 आया था माइनस किया था, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू -9 है यहाँ पे, तो 25 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा 7 और 25। तो आप ऊपर देखोगे ऑप्शन में आपके पास 7 भी है, 25 भी है, और 7 और 25 भी है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो जो जैसे मैंने ऊपर अज्यूम कर लिया VL ग्रेटर देन VC, तो हमारे माइंड में वो चीज इतनी सेट हो जाती है कि हम उसको यूनिवर्सल ट्रू ही मान लेते हैं कि हमेशा VL माइनस VC ही होगा।
हर बार जब भी आप रिवीजन करोगे वही सामने होगा, उसी को ज्यूम कर लेते हो और वही याद रहता है। तो इसलिए आपको ये हमेशा रिवीजन टाइम पे भी ध्यान रखना है कि हमने उसको ऐसा अज्यूम किया है कि आपका वीएल ग्रेटर है वीसी से तो ऐसा आएगा, लेकिन अगर वीएल वीसी लेस देन है तो अलग आ जाएगा। तो आपको दोनों ही केसेस का पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार कर लेना रिवीजन टाइम पे, प्लीज इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करना। सो दिस इज ऑल अबाउट आरएलसी सीरीज। और आपका इसमें हो गया है आर क्या, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आरएल, आरसी, आरएलसी सब हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल सर्किट होगा, और वो तो इससे भी कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा बेसिक भी बताना पड़ा और पावर फैक्टर को भी एक्सप्लेन करना पड़ा था। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। जो भी नई प्लेलिस्ट है और पुरानी प्लेलिस्ट है उन सबको आप एक बार देख सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक भी आप देख सकते हो। So thank you so much.